नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में नेपाल में और 4,472 गोटे कोरोना संक्रमित पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एहि अवधि में 6,951 संक्रमण मुक्त भेल छै। तहिना 92 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में काठमाडौँ उपत्यका में 1,115 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार काठमाडौँ में 790 गोटे, भक्तपुर में 135 गोटे आ ललितपुर में 190 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल छै। अखन 85,544 गोटे संक्रमित आइसोलेशन में रहल छै। पिछला 24 घंटा में 12,002 PCR आ 5,901 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल छै। अखन धरि नेपाल में 6,06,155 गोटे के संक्रमण पुष्टि भेल छै, जाहिमे से 4,97,960 गोटे ठीक भेल छै। तहिना 7,990 संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 244 संक्रमित भेटल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 113, महोत्तरी में 87, सप्तरी में 11, रौथड़ में 11, पर्सा में 11, बारा में 7, सिराहा में 3 आ सर्लाही में 1 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 34,973 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होवाला के संख्या 862 पहुंचल अछि। तहिना 24,351 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 9,760 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। सरकार कोविड-19 विरुद्ध के खोप कोविशील्ड के दोसर मात्रा खोप के बदला में एस्ट्राजेनिका खोप लगाव लागल छै। कोविशील्ड उत्पादक भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट तत्काल कोविशील्ड खोप देव नहीं सकबाक बोतला बाद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविशील्ड के बदला ओहने प्रकृति के खोप एस्ट्राजेनिका देव लागल छै। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर तारानाथ पोखरेल भारत से कोविशील्ड खोप नहीं एलो पर एकर विकल्प में दोसर मात्रा के खोप एस्ट्राजेनिका लगाओल जेबाक जानकारी देलनि अछि। ओ कोविशील्ड आ एस्ट्राजेनिका खोप एके कंपनी आ एके फार्मूला में बनला से लगोला पर कोनो समस्या नहीं हेबाक दावी समेत केलनि अछि। मुदा कहिया से ई खोप लगाओल जायत ए तय नहीं भेल छै। बीतल फागुन 23 गते से चैत 10 गते धरि 65 वर्ष ऊपर के उम्र समूह के करीब 14.5 लाख व्यक्ति के कोविशील्ड के पहिल मात्रा लगाओल गेल छल। सरकार कोविशील्ड खोप उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट संग खरीद के ने 10 लाख मात्रा खोप नहीं एला बाद दोसर मात्रा के खोप देव असमर्थ भेल छल। नेपाल में अखन धरि 21,13,080 गोटे पहिल मात्रा के खोप आ 6,91,184 गोटे दोसर मात्रा के खोप लगाल चुकल छै। मंगल दिन से सरकार 60 से 64 वर्ष उम्र समूह के ज्येष्ठ नागरिक के भेरोसिल खोप लगाव शुरू कर रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र सब प्रदेश के लेल स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कयलक अछि। कोविड-19 के विरुद्ध प्रयोग होवाला विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी के प्रदेश इंचार्ज मार्फत सब प्रदेश के लेल हस्तांतरण कयलनि अछि। स्वास्थ्य सामग्री सब चीन माओवादी केंद्र प्रवास समन्वय कमिटी आ पार्टी के स्वास्थ्य विभाग संगठन से प्राप्त भेल जानल गेल छै। सामग्री सब में N95 मास्क, ऑक्सीजन जनरेटर, एंटीजीन थर्मल गन, ऑक्सीमीटर, खाली ऑक्सीजन सिलेंडर आ भरल ऑक्सीजन सिलेंडर, PPE, सर्जिकल ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस सील, KN95 मास्क रहल अछि। तहिना नेपाल चिकित्सक संघ देश भर के विभिन्न स्वास्थ्य संस्था में 30 करोड़ बराबर के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कयलक अछि। संघ देश भर के 200 से बेसी स्वास्थ्य संस्था में स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कयल गेल जानकारी देलक अछि। चूची फाउंडेशन ताइवान के सहयोग में चिकित्सक संघ केंद्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट, मॉनिटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, HFNC, PPE लगायत 30 करोड़ मूल्य बराबर के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कयल गेल संघ के महासचिव बद्री रुजाल जानकारी देलनि अछि। फाउंडेशन को स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज लगायत में
स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन गइरहेको छ। अक्सिजन प्लान्ट, मोनिटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, हाई फ्लो नेजल क्यानुला, पिपी लगायत रु 30 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सबै प्रदेश, अधिकांश स्थानीय, तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पताल गरी मेडिकल कलेजसम्म सुगमदेखि अति दुर्गमसम्म देशका 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइनेछ। यी सामग्री मार्फत महामारीमा आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता एवं सेवा संघ कोविड-19 संक्रमण के महामारी के ध्यान में रखते आइसोलेशन सेंटर, एम्बुलेंस सेवा, कॉल सेंटर, टेलीमेडिसिन सेवा आ स्वास्थ्य कर्मी के क्रिटिकल केयर संबंधी तालीम लगायत के सेवा दऽ रहल सेहो जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के बजट अधिवेशन शुरू भेल छै। सोम दिन प्रदेश सभा के 6म अधिवेशन के पहिल बैठक के शुरू में सभामुख सरोज कुमार यादव, प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिरा से प्राप्त अधिवेशन आह्वान संबंधी पत्र पढ़ कर सुनौने छलथि। बैठक में आर्थिक वर्ष 2078-79 के प्री बजेट परामर्श शुरू भेल छै। बैठक में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव विनियोजन विधेयक 2078 के सिद्धांत, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति प्रदेश सभा में प्रस्तुत कयलनि अछि। मंत्री यादव सिद्धांत, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति प्रस्तुत करैत कोरोना के कारण शिथिल बनल अर्थतंत्र के चलायमान बनयबाक उद्देश्य लऽ कऽ बजेट आनबाक बतौलनि अछि। तहिना प्रादेशिक महत्व के योजना तथा कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में आगा बढ़ेबाक उद्देश्य लऽ कऽ बजेट आनल जेबाक बतौलनि। ओ वैदेशिक रोजगार से घुरल सबके ज्ञान आ क्षमता के उपयोग कऽ कऽ प्रदेश भीतर रोजगारी के अवसर सृजना करबाक समेत बतौलनि। गंभीर असर परेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको समेत राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको छ। यस विषम परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाउनु पर्नेछ। विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धांत, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरू तय गर्न मैले संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, संविधानको नीति निर्देशक सिद्धांत र मौलिक हकको कार्यान्वयन र मानव अधिकारको रक्षा र नागरिकको विकासको आकांक्षालाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। मुलुकको 15औं आवधिक योजना, प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरू र राज्यले राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता र अठोट तथा प्रदेश सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रम जनता समक्ष गरिएको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। प्रदेश सरकारबाट विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका प्रादेशिक महत्त्वका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट केन्द्रित रहनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सभामा विनियोजन विधेयक 2078 को प्रमुख सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानको मर्म र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै कोरोनाको महामारीको दोस्रो लहरबाट तैना कृषिजन्य उपज के आयात प्रतिस्थापन आ निर्यात प्रवर्धन कर कृषि क्षेत्र के विविधीकरण, आधुनिकीकरण आ व्यावसायीकरण कयल जेबाक ओ बतौलनि। तहिना सामुदायिक विद्यालय के पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक जनशक्ति क्षमता के अभिवृद्धि कर सार्वजनिक निजी साझेदारी के अवधारणा के जोड़ देल जेबाक सेहो ओ बतौलनि। एकर संगे मानव सूचकांक के अवस्था में सुधार आनबाक उद्देश्य लऽ कऽ बजेट केन्द्रित रहबाक सेहो मंत्री यादव बतौलनि। आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि पारेका विपन्न तथा शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता भएकाहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षाका लागि कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको बजारीकरण र कृषि जन्य उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै कोरोनाको दोस्रो लहरले कृषि क्षेत्रमा पारेको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राथमिकता दिनेछ। भू उपयोग नीतिको अवधारणा अनुरूप कृषि को आधुनिकीकरण, आंतरिकीकरण तथा विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादन र
अभिवृद्धि गरी रोजगारको सिर्जना र कृषि तथा पशु पंक्षी जन्य खाद्य वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। कृषि अनुदान प्रणालीमा सङ्घीय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी यस क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिने। दूध उत्पादनमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा दूध पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। भूमिको अभिलेख व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई प्रादेशिक भू उपयोग योजना निर्माणमा जोड दिनेछ। कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक सबै प्रविधिहरू विस्तार तथा प्रयोगमा बजेट केन्द्रित हुनेछ। सरकारी क्षेत्रहरूको पहचान तथा तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरी सबैका लागि विकासको नारालाई सार्थकता प्रदान गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। जनसांख्यिक लाभांशको समुचित प्रयोग गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूले प्रदेश सरकार जेठ 27 गते नीति तथा कार्यक्रम आनबाक तैयारी कैने छै। प्रदेश सभा के दोसर बैठक मंगल दिन बेरिया में 1 बजे बैसत। प्रदेश दू के विभिन्न दल के सांसद सब संविधान आ संहिता धराप में पड़ल कहत रक्षा के लेल सबके एकजुट होवा आग्रह कलक अछि। प्रदेश दू प्रदेश सभा के 6ठम अधिवेशन के पहिल बैठक में जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले माधव समूह आ नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद सब संविधान आ संहिता धराप में पड़ला से रक्षा के लेल एकजुट होवा आग्रह कलक अछि। बैठक में जसपा सांसद राम आशीष यादव पिछला समय देश में चल रहल राजनीति से संविधानक हत्या के प्रयास भेल दावी करैत रक्षा के लेल सामूहिक ऐक्यबद्धता आवश्यक रहल बतौलनि। जा रहले जे देश में संविधान और कानून के नहीं मान कर कानून से ऊपर जाकर संविधान के हत्या करे के प्रयास हुई छे, संहिता के हत्या करे के प्रयास हुई छे, वही परिवेश से हम सब गुजर रहा छे। नेपाल के राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीति अहाँ के बहुत तरल है और जो नेपाल के राष्ट्रीय राजनीति अपने के तरल रहते तो वैसे ही प्रदेश के राजनीति अहाँ के बचल रहते से बात नहीं। प्रदेश अहाँ के निश्चय जैसे नेपाल के राजनीतिक से अलग नहीं है। ते द्वारे स्वाभाविक में हम सब विषम परिस्थिति में छी और आई के जे सभा में सांसद साथी सबके जे हम देख रहा छी बहुत गंभीर मुद्रा में छथि, बहुत गंभीर मुद्रा में सब गोटे एक चिंतक जगह छी। अपना सब चिंता नहीं करे छी, आई सब चिंतक मूड में छी हमरा जेना बुझाइए। कारण देश के राजनीति जे देख रहा छी वो राजनीतिक कतौ ने कतौ वहाँ के जे से बढ़िया संदेश के हिसाब से नहीं जा रहा है। तो हम सब प्रदेश से सामूहिक रूप से हम सब एक बत्ता जनाई संविधान के रक्षा के लेल और संहिता के रक्षण के लेल हम सब जैसे सामूहिक एक बत्ता जनाब के अवस्था अपने के चल आए। प्रदेश सरकार की जनादेश जो प्राप्त है प्रदेश नंबर 2 में यहाँ के आकस्मिक जनादेश नहीं है, बहुत के भ्रम भ सके। प्रदेश सरकार जो लालबाबू राउत के नेतृत्व में है यहाँ के आकस्मिक जनादेश नहीं है आ नहीं कोनो चमत्कार है, न आकस्मिक जनादेश है आ नहीं कोनो चमत्कार है। इस सब गोटे के बुझल है जो मधेश आंदोलन के बल पर और सैकड़ों बलिदानी के बाद इस सरकार अहाँ के जैसे प्राप्त है। सांसद यादव जनता के आवश्यकता आ भावना समेट कर नीति तथा कार्यक्रम आना प्रदेश सरकार के आग्रह केने छलित। बैठक में नेकपा एमाले संसदीय दल के नेता शत्रुघ्न महतो कोरोना सहित के समस्या के देशक राजनीतिक दल से व्यवस्था कहने आरोप लगौलन। ओ चूड़े विनाश करबाक उद्देश्य से संघीय सरकार गिट्टी बालू निकासी करबाक नीति आन्य कहत आक्रोश व्यक्त कलन। भाषण होइ छै कोनो कारण जे हम सब कहै छलिए कि प्रदेश के मधेश के जे लाइफ लाइन से चूड़े एहि के हम सब बचाबी। आई मधेश के ई उपजाऊ जमीन से प्रत्येक वर्ष क्षयीकरण भ रहल छै, कटान भ रहल छै, जे हम सब
उत्तरी भेग के मान्य सांसद सब छी, की पीड़ा भोग रहल छी हम सब कोई के पता होइत। सब कोई दक्षिणियो भेग के मान्य सांसद सब कोई बुझे छी सभामुख महोदय कि आई उत्तरी भेग बर्बाद होत तो जे उपजाऊ जमीन है सबसे बेसी दक्षिणी भेग में कटानी होइ छै। आई चूरे के संरक्षण के बात अबै छै तो अर्थमंत्री अहुआ हंस रहल छथि कि इनका सबके बजट घाटा होइ छै जे तऽ कहना चूरे के बेच के जे है से बजट के बराबरी करते। नेता महतो प्रदेशक नाम आ राजधानी तय होबऽ नहीं सकल कहैत कमती में प्रदेश सभा द्वारा चालू अधिवेशन से ई काज पूरा कैल जबाक विश्वास व्यक्त कलन। तहिना बैठक में नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण में सरकार पर्याप्त ध्यान देबऽ नहीं सकल उपराग कलन। ओ संविधान आ संहिता धराप में पड़ल कहैत रक्षा कैल जबाक बतौलन। नेता यादव गिट्टी बालू निकासी करबाक नीति प्रति आश्चर्य व्यक्त कलन। जे शहादत तक विभिन्न आंदोलन में लोकतंत्र के आंदोलन है, मधेश के आंदोलन हो रहे, जनजाति के आंदोलन हो, हम सब शहादत तक एक संविधान जे जनता के समग्र अपेक्षा के आकांक्षा के समर्पित संविधान हम सब लनु संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान में समावेशिता समानुपातिकता हम सब एक तो संविधान लो। संविधान एहन चीज हो गीता नहीं हो, संविधान रामायण नहीं हो, समय सापेक्ष में परिवर्तन हो जाए संसार को कोनो संविधान में। और संविधान में हमरा कब सब संविधान में सहमत चीज से बात नहीं हो। हमरा याद है तराई में मधेश में अधिकार के लड़ाई लड़ते एक तो बात कचोटित रहे। हमरा नेल्सन मंडेला के उदाहरण दै छियै। ये नेल्सन मंडेला 28 वर्ष धरि जेल में रहि गेलै। ओहिठाम के गोरा सब तहिना क नेकपा माओवादी केंद्र के संसदीय दल के नेता भरत शाह संघीय सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराव पहचान के मुद्दा से असफल भेल आरोप लगौलन। या के लोभ में अपने के बिखरते हुए मैंने दिखाई पड़ रहा है। कि दीर्घकालीन रूप में देखा जाए तो नेपाल में जो जनता के अधिकार संपन्न बनाए वाला जो संविधान रही ओकरा समूल रूप से केना नष्ट कल जाए, एकरा केना बर्बाद कल जाए, आ ये मुद्दा सब एकरा मुद्दा सबके विमुख केना कल जाए, प्रदेश सभा विघटन लगायत के अपने के संरचना सबके केना अपने के समाप्त कल जाते दिशा में आगाड़ी बढ़ रहा है। दुर्भाग्य देश राज्य जो संचालन हो संवैधानिक अंग सब हो, एक दूसर के सम दूरी में रह के एक दूसर के चेक एंड कंट्रोल में आगाड़ी बढ़े छै। लेकिन हम सब एवं दूटा संवैधानिक संस्था के जो सम्मान दूरी रहे के चाहिए ओकरा भी विचार न कैला के वजह से आई अभी के शासक कोई पावर के अपने के दुरुपयोग कर रहा है। हम अहाँ सब देख लिए नाटक मंचन 2 बजे मीडिया के ओ संविधान आ संहिता के रक्षा में अपना सब विफल भेल महसूस केने सेहो बतौने छलथि। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट कार्यान्वयन कर सरकार ठोस पहल कदमी लेबाक बतौलनि अछि। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ कने बजेट कार्यान्वयन के चुनौती आ ओकर समाधान के विषय में वर्चुअल परामर्श में अर्थमंत्री पौडेल अगिला आर्थिक वर्ष के लेल आनल गेल बजेट कार्यान्वयन हेबाक बतौलनि। चुनावी सरकार से आनल गेल बजेट कार्यान्वयन होबऽ कठिन भ सकबाक आशंका कयल गेल प्रति लक्षित करैत ओ बजेट कार्यान्वयन आ निर्वाचन के विषय संग संगे आगा बढ़बाक बतौलनि। सँगसँगै अगाडि बढ्छन् र एउटा सरकारले चुरे क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रकारले त्यहाँ चाहिँ उत्खननका कामहरू नगर्ने
त्यहाँबाट माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा कुनै पनि चिजहरू त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने र निकाल्ने काम नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्ने त्यो दृष्टिकोण अघि सारेको छ र यसबाट हामीले चुरे क्षेत्रलाई हराभरा बनाउनका निम्ति त्यसको चाहिँ प्राकृतिक अवस्थितिलाई चाहिँ सुरक्षित र संरक्षण गर्नका निम्ति रिसोर्स पनि त्यसै ढङ्गले विनियोजन गरिएको छ र जल पुनर्भरणका पनि नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले खास गरी चुरे क्षेत्रमा जल पुनर्भरणका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत कैयन पोखरीहरू निर्माण गर्ने र त्यो चाहिँ चुरे क्षेत्रलाई हराभरा गर्ने त्यस प्रकारको पनि कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो सच्चाइलाई अनदेखा गरेर कतिपय कोणबाट चुरेका बारेमा केदेखि पुराना क्लिप्सहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गरेर केही भ्रम सृजना गर्ने कोसिस भएको छ। यसतर्फ यस्तो भ्रमबाट कोही पनि भ्रमित हुनु हुँदैन। चुरे क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, चुरे क्षेत्रबाट चुरे र शिवालिक र भावर क्षेत्रबाट र नदी क्षेत्रबाट हामी चाहिँ एक डुकु माटो र एक डुकु गिटी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ भन्ने मैले चाहिँ दृढ प्रतिज्ञा गरेको छु र त्यस हिसाबको अभिव्यक्ति पनि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। पहिलो चुनौती चाहिँ के रहन्छ त भन्दा नर्मली बजेटको साइज। अर्थमंत्री पौडेल सरकार चूड़े संरक्षण में प्रतिबद्ध रहल बतबैत चूड़े क्षेत्र में कोनो भी किस्म के उत्खनन नहीं हेबाक बतौलें। चूड़े क्षेत्र में कोनो भी किस्म से उत्खनन के काज सब नहीं करबाक, माइट पत्थर गिट्टी बालू कोनो भी चीज सब उत्खनन नहीं करबाक, चूड़े क्षेत्र के संपूर्ण रूप में संरक्षण करबाक दृष्टिकोण आगा बढ़ाओल गेल सेहो बतौलें। तहिना नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी अगिला आर्थिक वर्ष के लेल तय कयल गेल विभिन्न कार्यक्रम सबसँ मौद्रिक नीति आ मौद्रिक व्यवस्थापन के असर करबाक कहैत एहिके चुनौती सिर्जना करबाक बतौलें। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जीवन रक्षाको व्यवस्थित हुन सकेन आगामी गर्ने गर्छन्। अब त्यसको समाधान त्यसको व्यवस्थापनमा हामी कसियसी लाग्छौँ। कोभिडले जुन खालको जन र जीविकालाई असर पारिरहेछ त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जीवन रक्षाको सन्दर्भमा सोचेर बजेट आएको छ। सँगसँगै आर्थिक रूपमा कोभिडले पारेको असरलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर इमानदारीका साथ बजेट आएको छ। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मैले बुझेसम्म 15 गते बजेट आयो। 16 गतेदेखि नै सबै खालका स्टेक होल्डर, सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, इभन मन्त्रालयलाई लिड गर्नुहुने मान्य मन्त्रीज्यूहरू सहितको छलफल मन्त्रालयले सुरु गरिसकेका छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको पार्टबाट हामीले छुट्टै टास्क फोर्स बनाएका छौँ। बजेटले तोकेका वित्तीय क्षेत्रले गर्नुपर्ने समग्रमा गरिनुपर्ने कामहरूलाई कसरी हामी कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यो टास्क फोर्सले काम सुरु गरेका छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अर्को ठुलो चुनौती छ। स्रोत व्यवस्थापनमा शान्तराज सुवेदी अगला आर्थिक वर्ष में स्रोत व्यवस्थापन में चुनौती रहल बतौलें। चाहिँ यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने वैदेशिक सहायताको रकम त परिचालन गर्न हामीलाई गाह्रो छँदैछ। अब आयोजना कार्यान्वयनको आधारमा हुनाले गाह्रो छ। हाम्रो चाहिँ राजस्व सङ्कलन अहिलेको हिसाबले लक्ष्य त्यति ठुलो होइन। लक्ष्य चाहिँ 960 अर्ब सङ्कलन भयो भने 20% बनेको छ। वृद्धि दर 960 हुन्छ कि हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। 2022 सम्म त्यति ठुलो होइन। यदि वातावरण सहज हुँदै गयो र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गयो, व्यापार व्यवसाय चल्दै गए, उपभोग बढ्ने सम्भावना हुन्छ। निर्वाचन पनि अब हुने हुनाले 20-22% वृद्धि दर होइन। तर यो अवस्था रहेन भने स्रोत व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती हुन सक्ने मैले देखेको छु। जसले गर्दा आन्तरिक ऋण पूर्ण रूपमा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र बैंकको पैसा यो फाइनान्स गर्ने बैंकहरूले नै हुन्। तरलता समस्या आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सरकारले बढी पैसा उठाउँदा एउटा त्यो समस्या। नेपाल उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजेट कार्यान्वयन के अवस्था के मासिक रूप में समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान कर सरकार आ निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाओल जबाक बतौलें। प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल आयोजना कार्यान्वयनको लागि हिजोबाटै नै छलफल सुरु गरेको छ। यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल उद्योग परिसंघले बिलिङ चार्ज तिरेर विद्युत उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत प्रसारण गर्ने अनुमति दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेकोमा सरकारले त्यसलाई बजेटबाट नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दैछ जस्तो लाग्छ। यसले विद्युत खरिदमा उद्योगको लागत कम हुने र उत्पादन हुने वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन गई उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु खपत गर्न सक्ने अवस्था आउँछ।
बजेट मार्फत ठूला पूर्वाधार सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयन गरिने र त्यसका लागि परियोजना लागतको 30% भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको छ। यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित हुने गई ठूला पूर्वाधार निर्माणले गति लिने विश्वास परिसंघले लिएको छ। स्थानीय तह मार्फत पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी पूर्वाधार विकास का कार्यक्रम अघि बढ़ाउने घोषणा बजट मार्फत नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल वास्तविक रूप में बजेट कार्यान्वयन भेल नहीं भेल नियमन कैल जबाक बतौलन। राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहल ओ बतौलन। भएको छ छैन रिभ्यू गर्ने सिस्टम, नियमन गर्ने सिस्टम बजेटमा विकास बजेट सम्बन्धी चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र चाहिँ विशेष गरी अहिले यो बजेटमा चाहिँ जुन 10 खर्ब चाहिँ 24 अर्ब जुन चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा आँकडा राखेको छ, तर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि हामी अहिले विषम परिस्थितिमा छौँ। कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ चलायमान छैन र चाहिँ भनौँ न गत झन्डै 1.5 वर्ष भइसक्यो। यो दोस्रो लहर आउँदाखेरि झन् हामी चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूदेखि चाहिँ धेरै मृत्युवरण भएको अवस्था पनि छ। आर्थिक चेन पनि भट्किएको अवस्था छ भनेदेखि साउनदेखि नै हाम्रो चाहिँ एक किसिमको आर्थिक चलायमान भई विगतका वर्षहरूमा जस्तो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दाखेरि अलिकति रिस्क हुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र यसको लागि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि पक्कै पनि चाहिँ एउटा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्जा कमर्शियल बैंक के तरलता मेंटेन कर सकला पर बजेट के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग पहुँचवाक बतौलन। पनि हामी यो बजेटको जुन उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यो दुईटा काम के हो भने एउटा हामी 1 महिना या 1.5 महिना भित्रै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामीले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुन त सरकारले झन्डै 27 अर्बको बजेट पनि यसको लागि लिएर आएको छ। हामीले खोपको व्यवस्था गर्न सक्यौं भने र अर्को कुरा हामीले कमर्शियल ब्याङ्क्समा तरलता मेन्टेन गर्न सक्यौं भने, हाई लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सक्यौं भने हामी चाँडै नै यो अवस्थाबाट पनि निस्किन्छौं र बजेटको लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सक्छौं भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। जहाँसम्म निर्वाचन अध्यक्ष गोल्छा अर्थतंत्र के चलायमान बनाव कोभिड-19 विरुद्ध के खोप के अभियान संचालन कैल जबा में जोड़ देने चले थे। स्वागत है। सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में पड़ल रिट में कैल गेल हस्ताक्षर फिरता नहीं लेबाक स्पष्ट केलक अछि। नेपाल समूह प्रतिनिधि सभा विघटन गलत रहल बात स्थापित नहीं होबा धरि हस्ताक्षर फिरता नहीं लेबाक निर्णय केलक अछि। प्रधानमंत्री समेत रहल एमाले अध्यक्ष केपी ओली रवि दिन पार्टी एकता के आह्वान करैत नेपाल समूह समक्ष 6 बुंदा के प्रस्ताव सार्वजनिक केने छल। यह प्रस्ताव के 4 नंबर बुंदा में अदालत में प्रस्तुत रिट निवेदन में प्रयोग कैल गेल हस्ताक्षर फिरता कैल जबाक कहल गेल अछि। मुदा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के मांग रख सर्वोच्च अदालत में दायर रिट से हस्ताक्षर फिरता लेबाक कह कर राखल गेल प्रस्ताव गलत भेल निष्कर्ष माधव समूह के रहल अछि। ओली के प्रस्ताव पर साझा धारणा बनाव आ अगिला रणनीति तय कर नेपाल समूह के स्थायी कमिटी सदस्य सबके सोम दिन वर्चुअल बैठक राखल गेल छल। सरकार अखाड़ 1 गते से विद्यालय स्तरीय कक्षा संचालन कर लागल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी संग परामर्श करैत वैकल्पिक विधि प्रयोग क शैक्षिक सत्र कक्षा संचालन करबाक निर्णय केलक अछि। शैक्षिक सत्र संचालन आ व्यवस्थापन कर स्थानीय तह के संपूर्ण अधिकार रहला से वैकल्पिक सिकाई कार्यविधि कार्यान्वयन क कक्षा संचालन कैल जा सकबाक मंत्रालय जनौलक अछि। गत वर्ष कहीं विद्यालय त्यसमा हामीले के भन्यो भने अब चाहिँ नि शैक्षिक सत्रको पनि एउटा विषय त केही न केही हामीले बोल्नुपर्छ हैन। त्यो चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने 2 वर्षमा 2 शैक्षिक सत्र सक्ने गरी विद्यालयका आफ्ना केही फ्लेक्सिबिलिटीहरू हुन्छन् त्यसभित्र। तर हामीले चाहिँ नि अब त्यसो भएको हुनाले हामीले असार 1 गतेबाट नयाँ भर्नालाई लैजाने, विद्यालयमा एकचोटि भर्ना भइसकेको विद्यार्थीले भर्ना हुनु पर्दैन, ऊ आफै अध्ययन गर्छ। त्यसरी कक्षा 1 मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषय हुन्छ। त्यसपछि कक्षा जस्तो कुनै विद्यालयहरू निम्न माध्यमिक भन्छ हामीले आधार।
मंत्रालय के प्रवक्ता दीपक शर्मा विद्यार्थी के सिकाई के रोकल नहीं जा सकबाक कहत भौतिक रूप में पठन पाठन कर संभव नहीं भेला पर वैकल्पिक माध्यम से सिकाई के निरंतरता देवा शैक्षिक सत्र शुरू कर लागल बतौले अछि। विद्यार्थी के परीक्षा मूल्यांकन करबाक विभिन्न विधि प्रक्रिया अपनाब स्थानीय सरकार आ विद्यालय स्वयं निर्णय क सकबाक सेहो प्रवक्ता शर्मा बतौलनि। अनि नम्बर 2 अबको सत्रमा पढ्ने विद्यार्थी को हुन्छ त त्यो विद्यार्थीको भर्ना त्यसो अभिलेखीकरणका कामहरू विद्यालयले थाल्नुहोस् आफ्नो उपयुक्त विधिबाट। अनि पाठ्यपुस्तकको हकमा चाहिँ हामी सहजीकरण गर्छौँ। अहिले पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय डिपोमा पुगिसकेको छ। समस्या के हो भने क्षेत्रीय डिपोबाट जिल्लामा पुग्नको लागि समस्या देखियो। त्यसमा हामीले चाहिँ हामी समन्वय सहजीकरण गर्छौँ। त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई गत वर्षको जस्तै पाठ्यपुस्तक घर घरमा पुर्याउनु पर्छ र अनि विद्यालयले उपयुक्त वैकल्पिक विधि जे छ त्यसबाट सुरु गर्ने भन्ने विषय। वैकल्पिक कुरामा हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका हेर्नुपर्छ। 5 किसिमका विद्यार्थी छन् भनेर हामीले पहिला पनि भनेको। त्यो बाहेक चाहिँ अब पाठ्य पुस्तक अगला वर्ष जका विद्यार्थी के घर घर में उपलब्ध करेबाक व्यवस्था मिलेबाक प्रवक्ता शर्मा बतौने छलैथ। निवर्तमान भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फे अपन कार्यकाल में व्यक्ति सब अपन नाम में लऽ गेल सरकारी जमीन सब सरकार के नाम में फिरता कर सफल भेल बतौलनि अछि। सोमदिन मंत्री तुम्बाहाम्फे अपन कार्यकाल में व्यक्ति सब दूषित मनसाय के साथ अपन नाम में दर्ता कयने जमीन के फिरता करबाक लक्ष्य लेने कहत एहन जमीन सब फिरता लेबा काज प्रारंभ भेल बतौलनि अछि। ओ सुनसरी में 179 बीघा जमीन नेपाल सरकार के नाम में आनल जा चुकल आ काठमांडू में सेहो अतिक्रमण भेल जमीन फिरता लेबा काज अंतिम चरण में पहुंचल बतौलनि। पनि मैले देखेँ यद्यपि त्यस्ता सेट जसको कारणले गर्दा ती सेटिङमा लागेका व्यक्तिहरूले खासै म रहिन्जेलसम्म त्यस्तो खालको कुनै पनि उनीहरूले त्यस्ता खालका जे उनीहरूको अपेक्षा थियो त्यो प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने मेरो अनुमान छ अहिलेसम्म। र त्यस अर्थमा काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ भए र विशेष गरेर मेरो सुरुको दिन मैले जति बेला पदभार ग्रहण गरेको थिएँ त्यति बेला केही कुराहरू चाहिँ मैले गर्छु भनेर पहिलो दिनै मैले त्यसमा निर्णय गरेको थिएँ। त्यो निर्णय गरे अनुसार मैले काम गर्दै अगाडि बढेँ र यस सन्दर्भमा अब थप कुरा चाहिँ अब सरकारी जग्गा व्यक्तिले निवर्तमान मंत्री तुम्बाहाम्फे अपन कार्यकाल में जमीन नाप जांच के नया विधि लाइडर प्रविधि अपनाउने आ नारायणी से पश्चिम महाकाली धैर्य के भूभाग में नाप जांच कयल गेल जानकारी दिलन। मौसम साथ दिला पर अही आर्थिक वर्ष भीतर डाटा प्रोसेसिंग के काज पूरा क एकर रिजल्ट निकलबाक सेहो बतौलन। अगिला आर्थिक वर्ष में नारायणी से मेची धरि नाप जांच के काज हेबाक कार्यक्रम रहल सेहो ओ जानकारी दिलन। ओ विभिन्न ऑनलाइन विधि के शुरुआत करने सेहो बतौलन। मोरङ जिल्लामा गइसके पछाडि पनि दाखा नगरेको कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरूको साथ लागेर भूमाफियाहरू अगाडि बढेर त्यो जग्गाहरू हडपेर भोग चलनमा ल्याएको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि हामीले छानबिन गरेर जम्मा 348 बिघा मध्ये हामीले 179 बिघा चाहिँ नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कामहरू सक्यौँ र केही कामहरू अझै हुँदै थियो र एउटा त्यो लक्ष्य थियो। त्यसलाई पनि केही सरकारीकरण गरौँला भन्ने थियो। त्यो पनि त्यति काम भएर बाटो लाग्यो। अब काम अगाडि बढ्दैछ र त्यो काम चल्छ। र अर्को यो काठमाडौँ जुन नेपालको मूल राजधानी को मुटुमा रहेको जमीन वो भूमि मंत्रालय अंतर्गत किछ सेटिंग के प्रयास हुए तेल कहत एहन प्रयास के सेटिंग के अपना सब तोड़ने बतौलन। नेपाल पत्रकार महासंघ फील्ड में खटल वाला पत्रकार कोरोना संक्रमण में पड़ लागल कहत सचेत रह आग्रह कलक अछि। सोमदिन नेपाल पत्रकार महासंघ के महासचिव रोशन पुरी कोरोना संक्रमण से पत्रकार सब संक्रमित हेबाक दर बढ़ैत गेल बतौलन। देशे भर अखन धरि 950 गोटे पत्रकार संक्रमित भ चुकल ओ जानकारी दिलन। तहिना संक्रमित भेल में से 19 गोटे के मृत्यु भेल महासचिव पुरी जानकारी दिलन। अखन 200 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल सेहो ओ जानकारी दिलन अछि।
एकजनामा गम्भीर सङ्कट आउँदैन, तपाईँहरू सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनुहुन्छ भनेर एउटा गाइडलाइन्स बनाएर पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको छ। त्यो आइएफएसँगको सहकारी या अन्य युएनसँग या विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग जोडिएर हामीले मापदण्डहरू तयार गरेर त्यो चाहिँ पालना गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै पत्रकार महासङ्घले उपचारको लागि आर्थिक सहायताको कुरा म तपाईँलाई भनौँ पछिल्लो 1-1.5 महिनाको अवधिमा हामीले झन्डै 7.5 लाख। पत्रकार महासंघ फील्ड में समाचार संकलन करावला पत्रकार सबके स्वास्थ्य मापदंड के अपनाव से आग्रह के लगाई है। कोरोना संक्रमण की तेसर लहर के जोखिम से संग संगे आव लागला से पत्रकार सब से आपातकालीन अवस्था में आवश्यक सामग्री राख से आग्रह के लगाई है। महासंघ जिला शाखा सचिव समन्वय आ सहयोग करवा कहित महासंघ के सूचना के संजाल में आव आग्रह के लगाई है। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ रहा समय पत्रकार सब के श्रम संग जुड़ल के समस्या निवेदन के रूप में महासंघ में आव लागल महासचिव पुरी बतौलन है। महासचिव पुरी निवेदन पड़ल 50 गोटे में से 23 गोटे के समस्या समाधान भेल से जानकारी दिलन। सरकारी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन हामी यो प्रयास गरेका थियौँ र बजेटमा त्यो व्यवस्था छ। त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा लागू गराउन हामीले प्रयास गर्छौँ। त्यो सँगसँगै पत्रकारका अन्य सेवा सुविधाका लागि पनि बजेटमा केही व्यवस्था भएका छन्। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। महासंघले उठाएका र अहिले देखिएका समस्याहरू हाम्रो मात्रै पहलले समाधान नहुने समस्याहरू पनि छन्। कतिपय श्रमसँग जोडिएका विषयहरू यसपटकको जुन दोस्रो लहर छ यो दोस्रो लहर पछि निम्तिएको श्रम समस्या पत्रकार महासंघमा आउन थालेको छ। त्यसमा 50 जना पत्रकार साथीहरूको श्रम समस्या थियो। त्यो श्रम समस्या समाधानका लागि हामीले पहल गऱ्यौँ र हामीले अहिलेसम्म 29 जनाका साथीहरूको समस्या समाधान गरिसकेका छौँ। बाँकी साथीहरूको श्रम समस्या समाधानका लागि हामीले पहल चाहिँ जारी राखेका छौँ र त्यसको लागि पनि सरकार पत्रकार आश्रम संग जोड़ल गेल कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन कैला पर समस्या समाधान जल्दी हेबाक महासचिव पुरी बतौने छलैथ। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।